नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। मिडिल ईस्ट में एक नया देश कुर्दिस्तान बनाने की मांग चल रही है और क्या भारत के जियोपॉलिटिकल हित इस एरिया में है? क्या भारत को कुर्दिस्तान की मांग को सपोर्ट करना चाहिए? और कुर्दिस्तान इज द रियलिटी ऑफ मिडिल ईस्ट, इज इंडिया रेडी फॉर कुर्दिस्तान? आज के सेशन में विस्तार से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने कुर्दिश पॉपुलेशन के बारे में न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा कि सीरिया में इन्होंने आइसिस को मार दिया। आइसिस वो इतना खतरनाक आतंकी संगठन है, इसके साथ लड़ने वाले सीरिया में जो लड़ाके हैं वो कुर्दिश हैं। इसके अलावा ये अलकायदा के साथ भी लड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा इराक और ईरान के वॉर में, इराक और ईरान के बीच में जब वॉर होता, सद्दाम हुसैन इराक का डिक्टेटर था, तो सद्दाम हुसैन ने कुर्दिश पॉपुलेशन पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया। एक बार तो कुर्दिश पॉपुलेशन ने इराक के जो डिक्टेटर सद्दाम हुसैन था इस पर एक जानलेवा अटैक भी किया था। उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पर जो इराक में जो कुर्द लोग रहते हैं, इनके एरिया पर आपको पता होगा कि अपने ही देश के अंदर केमिकल अटैक भी किए गए, जो कि इतिहास में आप देखेंगे कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थे। और इस समय यूएस जो था सद्दाम हुसैन को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने उस समय ईरान पर अटैक किया था। तो आज के सेशन में हम विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से भारत टर्की को सबक सिखा सकता है कुर्दिस्तान की मांग को सपोर्ट करके, और कुर्दिस्तान की मांग को अगर भारत सपोर्ट करता है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम भारत को देखने को मिलेंगे, किन रिलेशंस, किन देशों के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, किन के साथ खराब होंगे, सब कुछ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे आमतौर पर कुर्दिस्तान नया देश, क्या आज के सेशन में, आजकल के ज़माने में आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो क्या नया देश बनना इतना आसान है? देखिए, मिडिल ईस्ट में इजराइल तो एक नया देश बना था और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट ने, यहाँ के जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं सब ने विरोध किया था, लेकिन फिर भी इजराइल बना था। तो जब इजराइल बन सकता है तो कुर्दिस्तान क्यों नहीं बन सकता? और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कुर्दिस्तान है ये एक तरह से जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनकी ही भूल थी। कहीं ना कहीं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपके इतिहास से हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर कहाँ से कुर्दिस्तान की मांग आती है और किस तरह से आजकल ये मांग जोर पकड़ रही है, और हमारे जो दुश्मन देश टर्की है इसको सबक सिखाने के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइनेशन यहाँ से हो जाता है, ऑटोमन साम्राज्य यहाँ से तहस नहस हो जाता है। तो ऑटोमन साम्राज्य के बाद अब यहाँ पर जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो बैठती हैं। उस समय वेस्टर्न पावर्स में बेसिकली आपको पता होगा यूएसएसआर था, ब्रिटेन था, यूएस था। ये सब लोग इस इलाके में जो बाउंड्रीज है, जो नेशनल बाउंड्रीज है, इनका निर्धारण करना शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और जब 1920 की जो ट्रीटी होती है, उस 1920 की ट्रीटी में बाकायदा जो ब्रिटेन है और यूएस है दोनों लगभग सपोर्ट करते हैं कि इस एरिया में, जो मिडिल ईस्ट का इतना बड़ा आपको एरिया दिख रहा होगा, यहाँ पर कुर्दिश पॉपुलेशन बहुत बड़ी तादाद में पाई जाती है। और यहाँ पर जो आपको ये डार्क वाला आपको एरिया दिख रहा होगा, यहाँ पर इस एरिया को एक अलग से कंट्री बनाया जाए। 1920 में बाकायदा इसका ऐलान होता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी आमतौर पर नोमैड्स थे, घुमंतु टाइप के थे, और कुछ एक ही यहाँ से लीडर थे जो एक तरह से कुर्दिस्तान नेशनलिटी को सपोर्ट करते थे। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, 1920 में वेस्टर्न पावर्स हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो हमारा सपोर्ट करते तो हमारे लिए एक नया कंट्री बना ही देंगे। लेकिन आपको पता है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ नहीं होने देते हैं, और वहाँ पर इनके इतने इंटरेस्ट थे कि इन लोगों ने क्या किया, 1923 में इस एरिया में बाउंड्रीज़ का निर्धारण किया। और जो कुर्दिश पॉपुलेशन थी ना, इनको एक नया कंट्री तो नहीं दिया, इनको अलग अलग देशों में बांट दिया। जैसे इस एरिया में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तक का जो एरिया है ये टर्की ले गया, ठीक है, और इसका इतना वाला जो एरिया है इसको सीरिया को दे दिया गया, इतना बड़ा जो एरिया है ये इराक को मिल गया, फिर इधर ईरान को मिल गया, फिर इधर आर्मेनिया को मिल गया। यानी कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी मिडिल ईस्ट में कुर्द, ठीक है, ये अपने ही सारे के सारे देशों में इनका विभाजन हो गया और हर देश में माइनॉरिटी हो गया। और माइनॉरिटी होने की वजह से आप देखेंगे कि इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार यहाँ पर हुआ करता था। टर्की ने भी बहुत सारे अत्याचार किए। वो टर्की जो आज कश्मीर में हमको कश्मीरियत का याद दिलाना चाहता है कि आप कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, उनके खुद के कंट्री में ये सब कुछ हो रहा है और अभी भी हो रहा है। सीरिया में इसी तरह की हालात हैं, इराक में ऐसी है, ईरान में ऐसी है, और आर्मेनिया में भी ऐसी है। यानी कि जो कुर्दिश पॉपुलेशन है वो बेसिकली टर्की, सीरिया, इराक, ईरान और आर्मेनिया में रहती है। 1920 तक वेस्टर्न पावर्स ने इनको सपोर्ट किया था कि हम कुर्दिस्तान नाम से एक नया कंट्री बनाएंगे, लेकिन 1923 में वो मिडिल ईस्ट को अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से काट देते हैं। और बहुत सारे एक तरह से जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में इस तरह का विभाजन वेस्टर्न पावर्स ने इसलिए किया ताकि यहाँ पर इसको एक स्ट्रेटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट की स्ट्रेटेजी हो ताकि हम अपने जियोपॉलिटिकल हित यहाँ पर साध सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने इतना बड़ा एरिया है कुर्दिश का, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इनकी, ठीक है, बिलियंस में इनकी पॉपुलेशन है, इसके बावजूद मिडिल ईस्ट में इनके पास अपना कोई खुद का कंट्री नहीं है। और यहाँ पर हर देश में थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसका विभाजन इस तरह से किया गया कि हर देश में ये लोग माइनॉरिटी हो गए, और इनका एक तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड में और जहाँ पर भी है इनको आमतौर पर मारा ही जा रहा है। इनका सपोर्ट कोई दुनिया का देश नहीं करता है। यूएस इनका सपोर्ट करता था सीरिया में, लेकिन वहाँ से भी बाद में उसने अपने हाथ खींच लिए। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इनकी हालत अन्य देशों में कैसी है और टर्की उसके बाद क्या कर रहा है, क्योंकि आज का फाइनल टॉपिक है हमारा यही है कि इस विल टर्की ब्रेक डाउन, ठीक है, क्या टर्की टूटेगा, आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरिया में इनके क्या हालात हैं। ठीक है, देखिए
सीरिया में इनके हालात बहुत ख़राब है। सीरिया में स्पेशली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जब यहाँ पर सिविल वॉर चलता है तो सिविल वॉर से पहले तो आमतौर पर जो कुर्दिश थे वो रिवॉल्ट कर रहे थे कहाँ पर, टर्की के एरिया में। तो जैसे ही सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ विद्रोह होता है उसके देश में, तो यहाँ के लोग देखते हैं कि हमारे जो कुर्दिश एथनिसिटी के लोग हैं ये वहाँ पर खतरे में है। तो यहाँ से यानी कि टर्की से बहुत बड़ी तादाद में जो कुर्दिश जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, जो हथियार उठाकर बिल्कुल मार के इस सत्ता को हासिल करने वाले लोग थे, वो यहाँ से चले जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में सीरिया में, और यहाँ पर बशर अल असद की सरकार के साथ लड़ते। देखिए सीरिया में अभी आप देख पा रहे होंगे ना, आप सोच रहे होंगे नहीं सीरिया में तो सिर्फ बशर अल असद की सरकार के खिलाफ गृह युद्ध हुआ, वहाँ पर तो सिर्फ आईसिस लड़ रहा, ऐसा नहीं है। सीरिया में मल्टीपल फ्रंट लड़ रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ भी लड़ रहे हैं, इसलिए वहाँ पर स्थितियाँ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले वहाँ पर जो कुर्दिश हैं वो एक तो किसके साथ लड़ रहे हैं, बशर अल असद के साथ लड़ रहे हैं, दूसरे यहाँ पर आईसिस के साथ भी लड़ रहे हैं। और उस समय जो कुर्दिश पॉपुलेशन थी इनको सपोर्ट किसका था, यूएस का था, और यूएसएसआर यानी कि रशिया का सपोर्ट किसको, रशिया का सपोर्ट है बशर अल असद जो वहाँ का तानाशाह है उसको। और जो आईसिस है वो भी बशर अल असद के साथ लड़ रहा है, और कुर्दिश है वो भी लड़ रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट के साथ, और दोनों आपस में भी लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कई बार ऐसी स्थितियाँ हुई थी कि आईसिस के कई सारे आतंकियों को इन कुर्दिश ने मार डाला। तो ऑब्वियस सी बात है जो आईसिस का दुश्मन है, जो अलकायदा का दुश्मन है, वो भारत का दोस्त होगा, ठीक है। तो ये सीधी सी बात यहाँ पर हो जाती है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि यूएस यहां पर कुर्दिश पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। शुरुआत में उसने जो है यहां पर कुर्दिश को सपोर्ट किया, लेकिन बाद में जो यूएस है उसने यहाँ से कुर्दिश से अपना सपोर्ट वापस ले लिया, और इनको जो वेपन्स थे, इनको जो एमिनेशंस थे, इनको जो फाइनेंशियल हेल्प जो यूएस कर रहा था, बाद में उसको रोक दिया। तो एक तरह से कुर्दिश पॉपुलेशन को यहाँ पर यूएस ने तो धोखा दिया। यूएसएसआर तो इसको मारना ही चाहता था, सीरिया वाले भी इसको मारना चाहते हैं, टर्की वाले भी इसको मारना चाहते हैं। यूएस कुछ समय तक अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया था कि ये लोग आईसिस का खात्मा करेंगे, और बाद में जब उसको देखने को मिला कि ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है तो उसने बाद में अपने हाथ खींच लिए। तो कुर्दिश पॉपुलेशन को यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा मिला। कुर्दिश पॉपुलेशन का यहाँ पर अपना ये कहना है, वहाँ के जो लीडर्स हैं उनका कहना है कि जो यूएस है ये बहुत ही बड़ा हिपोक्रेट है, और हमें इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात तो इसने हमको जो है ये आईसिस के खिलाफ खड़ा किया, आईसिस खुद इन्हीं का बनाया हुआ है, उसी के खिलाफ हमको खड़ा किया, और बाद में जब हमने आईसिस के साथ दुश्मनी मोल ले ली और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी हमको मारी है, जब हम चारों ओर से पिस रहे तब हमको छोड़ करके भाग गया। तो सीरिया में ऐसी स्थिति है। और मैं आपको बता चुका हूँ इराक में इनकी कैसी स्थिति है। देखिए इराक में इनकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो गई थी। जिस समय इराक में सद्दाम हुसैन का रोल था, सद्दाम हुसैन ने तो बाकायदा, आप सोचिए, अपने ही देश की बाउंड्री में अपने ही लोगों के ऊपर केमिकल अटैक इसने करा दिए। देखिए इतिहास में जो सबसे खतरनाक जो हमले होते हैं, आप न्यूक्लियर वेपन चला दो वो कमज़ोर है, लेकिन जो आप अगर केमिकल अटैक कराते हैं तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि केमिकल्स क्या होते हैं, किसी एक टारगेट जगह पर तो नहीं गिरते, अगर आप केमिकल अटैक करेंगे तो पूरे एरिया को उससे प्रभावित होगा, लोगों में चर्म रोग हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इराक के जो डिक्टेटर सद्दाम हुसैन था उसने तो बाकायदा इन लोगों पर क्या करा दिया था, एक तरह से केमिकल अटैक यहाँ पर करा दिए थे। बहुत बड़ी तादाद में कुर्दिश नेशनल्स जो है यहाँ पर मारे गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं टर्की में इनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि फाइनली हमारा जो टॉपिक है वो टर्की ही है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको कुर्दिश पॉपुलेशन के बारे में बता दिया। अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं कि टर्की में इनकी स्थिति क्या है। थोड़ा सा मैं टर्की का यहाँ पर मैप रखना चाहूँगा। हाँ, ये वाला जो है टर्की का मैप। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ग्रीन वाला एरिया है ना, यहाँ पर टर्किश नेशनलिटी के लोग रहते हैं, सॉरी यहाँ पर कुर्दिश लोग रहते हैं। जो ग्रीन ग्रीन वाला जो टर्की का मैप आप देख पा रहे होंगे, अधिकांश इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर है, इस एरिया में, यानी कि टर्की का जो ईस्टर्न एरिया है यहाँ पर अधिकांश लोग जो है कुर्दिश एथनिसिटी के हैं, और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ के लोग इन एरिया में भी जो है बसे हुए हैं। तो अगर आप सोचिए कि कुर्दिस्तान नाम का एक नया देश बनता है तो टर्की को कितना बड़ा नुकसान इससे होगा कि इतना बड़ा टर्की का जो एरिया है वो टर्की के हाथ से चला जाएगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि टर्की तो इसको आने नहीं देगा, और मिडिल ईस्ट में ये सारे देश हैं जो कुर्दिस्तान को नहीं आने देना चाहते। आर्मेनिया है, इराक है, ईरान है, टर्की है, और ये सारे देश जो हैं इसको नहीं आने देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से यहाँ पर भारत के क्या जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। यहाँ पर भारत के इंटरेस्ट ये हैं कि जब कभी भी टर्की कश्मीर इशू को लेकर के आता तो भारत को काउंटर करने के लिए कुर्दिश का बहुत बढ़िया इशू मिल जाता है कि तुम हमें सिखा रहे हो कश्मीर में हमको क्या करना चाहिए, जबकि तुम खुद देखो कि तुम अपने देश में कुर्दिश पॉपुलेशन के साथ क्या कर रहे हो। लेकिन भारत आमतौर पर इसको इसलिए नहीं उठाते क्योंकि भारत के ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं, इराक के साथ भी अच्छे रिलेशन, और अगर हम कुर्दिश पॉपुलेशन की मांग उठाते हैं, कुर्दिस्तान की मांग को सपोर्ट करते हैं, तो ईरान और इराक के साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें अन्य कुर्दिस्तान की मांग को अगर सपोर्ट न भी करना हो तो कम से कम इंडिया को टर्की अगर कुर्दिश लोगों पर कोई अत्याचार करता है तो इसको जो है सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमें टर्की के कुर्दिश को डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया। अब देखिए टर्की में आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए
जब टर्की की नेशनल बाउंड्रीज निर्धारित होती हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो यहाँ पर टर्की की गवर्नमेंट चाहती थी कि इस एरिया में जो कुर्दिश लोग हैं ना, अब अगर मान लीजिए ये अलग थलग हमारे साथ रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है टर्की की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इसलिए टर्की की जो सरकार कहती है कि तुम अपने आप को कुर्द मत कहा करो, ये कुर्द बिल्कुल अच्छा नहीं सुनाई देता है, ठीक है, तुम जो है माउंटेन टर्क हो, ठीक है। माउंटेन टर्क का मतलब क्या है कि पर्वतीय तुर्क हो, यानी कि तुर्की क्या है, तुर्क लोगों का समूह है, तुर्क मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और ये कहता है कि जो कुर्दिश है ना, तुम कुर्द उर्द कुछ नहीं हो, तुम जो हो माउंटेन टर्क हो। तो ठीक है, यहाँ के लोग भी कहते हैं ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम टर्की के ही नेशनल्स हैं और हम माउंटेन टर्क है, लेकिन हमारी जो अपनी लैंग्वेज है वो तो हमको बोलने दो, हमारा जो कल्चर है उसको तो हमें प्रमोट करने दो, ठीक है। हमारे जो कपड़े हैं, हमारा रहन सहन है, हमारे जो प्राचीन जो हमारे ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, ठीक है, उनको तो हमें नरेट करने दो। तो ये सारी मांगे जो है टर्की से यहाँ के लोग मांगते हैं कि जो हमारी जो चीज़ें हैं ना, हमारा जो धर्म है, हमारा जो कल्चर है, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो टर्की की गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कुर्दिश है, इनकी एथनिसिटी को एक तरह से अलग नहीं रखना चाहता था टर्की। टर्की चाहता था कि ये कुर्दिश जो है अपने आप को टर्क कहलवाएं, और ये लोग चूँकि लैंग्वेज अलग तरह की बोलते थे, कपड़े अलग तरह के पहनते थे, इनका पूजा पाठ करने का तरीका अलग था, सब कुछ इनका डिफरेंट था मुस्लिम्स की तुलना में। तो यहाँ पर टर्की एक कानून लेकर के आता और वो कहता है कि अब से जो भी कुर्दिश लोग हैं वो उस लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, हमारी अपनी टर्किश लैंग्वेज में बात करेंगे। जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वही कपड़े तुम लोग भी पहनोगे, ठीक है। और जो तुम्हारे जो परंपरागत रीति रिवाज हैं ये सब बिल्कुल एकदम बकवास हैं, ठीक है, इनको तुम जो है नहीं करोगे। तो ये जब देखने को मिलता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी विद्रोह हो जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में। और यहाँ पर जो है सरकार, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है टर्की की जो आर्मी है वो निरियास को अटैक करती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो कुर्दिश पॉपुलेशन के लोग हैं ये मारे जाते हैं, ठीक है। और जो कुर्दिश एथनिसिटी है और कुर्दिश जो आंदोलन चल रहा है इस पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में, इसको सबसे आगे ले जाने वाले और सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले व्यक्ति ही आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम है अब्दुल्ला ऑकलन, ठीक। अब्दुल्ला ऑकलन ने बहुत बड़ी तादाद में टर्की के साथ लोहा लिया था, वहाँ की आर्मी के साथ, और सीरिया में भी जो है ये काफ़ी एक्टिव रहे थे और टर्किश पॉपुलेशन के हकों की रक्षा करने के लिए सबसे बड़ी जो आवाज़ उठाई थी वो इस अब्दुल्ला ऑकलन ने उठाई थी। ये PKK के लीडर थे, ठीक है। कुर्दिश ने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए PKK नाम से एक आर्मी बनाई है और इसके लीडर थे अब्दुल्ला ऑकलन। हालांकि 1999 में वॉर के समय जो है ये वहाँ पर पकड़े गए थे और बाद में जो है इनको मार डाला गया। तो ये है, ठीक है। तो कुर्दिश पॉपुलेशन के साथ लगातार इस तरह की मांग चल रही है। अब देखिए, आपको पता होगा कि उसके बाद यही सब जो है टर्की में चल रहा था और उसके बाद एक फेमस लीडर है, ठीक है, लाइला जेने, ठीक है। ये एक बहुत ही ये कुर्दिश लीडर है और ये यहाँ पर, जब आप जानते हैं कि जब टर्की की सरकार पर एक्सटर्नल प्रेशर लगने लगा कि भाई तुम कुर्दिश पॉपुलेशन के साथ ये सब क्या कर रहे हो, ठीक है, ये सब ठीक नहीं है, तो उसके बाद आपको पता होगा कि यहाँ पर इलेक्शन कराए जाते। तो ऑब्वियसली बात है कुर्दिश जो एरिया था यहाँ से ये उठी थी चुनाव में और कुर्दिश की तो लीडर थी, तो कुर्दिश पॉपुलेशन ने अधिकांश इन्हीं को वोट दिया और ये उसके बाद संसद में आ जाती। इससे पहले आपको पता होगा कि 1994 में इनको कुर्दिश पॉपुलेशन का एक तरह से सपोर्ट करने के आरोप में जेल भेज दिया था। फिर बाद में ये संसद में आती है, वहाँ पर आपको पता होगा कि जो शपथ है वो टर्किश लैंग्वेज में दी जाती है। तो इन्होंने टर्किश लैंग्वेज में अपनी शपथ ली और शपथ पूरी होने के बाद इन्होंने कुर्दिश लैंग्वेज में भी अपनी शपथ ली और दोहराया इन्होंने वो बात अपनी कि मैं कमिटेड हूँ इस बात के लिए कि टर्किश और कुर्दिश पॉपुलेशन जो है एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में रहेंगे और मैं कुर्दिश के खिलाफ जो टर्की अत्याचार कर रहा है इसका विरोध करती हूँ और कुर्दिश नेशनलिटी का सपोर्ट करती हूँ। तो जैसे इनका स्टेटमेंट संसद में आया तो देखिए, इससे पहले तक आमतौर पर क्या था, कुर्दिश का संसद में प्रतिनिधित्व ना के बराबर था, ठीक है। यहाँ के लोगों को वोट डालने के कोई खास राइट्स नहीं थे, यहाँ के लोग स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है, यानी कि कुछ नहीं कर सकते थे। तो जब टर्की की पॉपुलेशन इस बात को देखती है कि एक कुर्दिश से जो पॉपुलेशन की एक नेता जो है आती, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट लोग थे ना, ये टर्की जो है अपने आप को मुस्लिम जगत का सर्वे सर्वा घोषित करने का प्रयास करता है। वो कहता है कि सऊदी अरब तो अब गया, भले ही मक्का मदीना वहाँ पर है, लेकिन अब भी इस्लाम के लीडर जो है हम हैं, मुस्लिम देशों के लीडर क्या हम हैं। तो यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक तरह से कट्टरपंथी उस जमाने में हुआ करती थी। हालांकि आजकल टर्की बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया और यहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल वैसे कपड़े पहनते हैं जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग पहनते हैं, ठीक है। जैसे कि महिलाएं बुरखा में रहेंगी, ऐसा पहनेंगी, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से ओपन है। खास तौर पर इस्तांबुल तो बहुत ही ज़्यादा ओपन है अपने आप में, ठीक है। लेकिन उस समय जो है वहाँ के लोग ऑब्वियस सी बात है कि विरोध करते हैं लैला ज़ैनी के और इनको जो है जेल डाल दिया जाता है 14 साल। लोग इन पर आरोप लगाते हैं और वहाँ की संसद इन पर भड़कती है कि तुम टेररिस्ट हो, तुम सेपरेटिस्ट हो, और इनको जेल डाल दिया जाता है 14 साल के लिए, ठीक है। और उसके बाद 2008 में फिर से ये अपना बात दोहराती, जब जेल से आती है ये कहती कि मैं जो PKK लीडर है अब्दुल्ला ऑकलन इनको सपोर्ट करती हूँ, ये मेरे हीरो हैं। तो उसके बाद फिर से इनको जेल डाल दिया जाता है। तो तुर्की के जो लीडर्स हैं उनके साथ टर्की इस तरह का बिहेव कर रहा है। और इसके बाद आपको पता होगा कि अब टर्की के ऊपर भी एक्सटर्नल प्रेशर आने लगे और टर्की, सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या चाहता था कि मैं यूरोपियन यूनियन यानी कि EU, आप जानते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टर्की यहीं पर स्थित है, ठीक है।
तो ये टर्की चाहता था कि मैं यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनूं। अब देखो ईयू इससे पूछता है कि क्या आप यूरोपियन यूनियन के पार्ट बनोगे। टर्की कहता है जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यूरोपियन यूनियन कहता है कि हम तो सिर्फ उन्हीं देशों को ईयू का पार्ट बनाते हैं जहां पर बिल्कुल शांति होती है, ठीक है। तो टर्की कहता है हमारे देश में शांति है तो सही। देखो फिर ईयू कहता है कि देखो भाई झूठ मत बोलो, तुम जो अपने एरिया में कुर्दिश पॉपुलेशन के साथ कर रहे हो वो सब हम देख रहे हैं, और तुम जो है हम तुमको ईयू में तभी शामिल करेंगे अगर आप इन एरिया में जो आप इनको मार रहे हो, इनका जो कत्लेआम कर रहे हो, अगर आप ऐसा करते रहोगे तो हम तुमको कभी भी ईयू में शामिल नहीं करेंगे और हम तुम्हारा विरोध भी करेंगे। क्योंकि उस समय आपको पता है जो टर्की है वो नेटो का मेंबर था, कहीं ना कहीं उनकी ओर झुका हुआ था। और जब बाद में वो लोग जो यूरोपियन लोग थे और यूएस के लोग थे जब टर्की का विरोध करने लगे कि तुम जो कुर्दिश पॉपुलेशन के साथ जो अपने यहाँ पर कर रहे हो, तो बाद में कहीं ना कहीं ये यूएसएसआर के और रशिया के इन्फ्लुएंस में एक तरह से ये आने लगता है। तो वहाँ पर उस समय टर्की की सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव बना कि आप कुर्दिश पॉपुलेशन का इस तरह से नरसंहार यहाँ पर नहीं कर सकते। तो उसके बाद टर्की मजबूर हुआ अपने यहाँ के जो लोग जो ये भाषा बोलते थे इसको टर्की ने मान्यता दे दी कि हाँ बिल्कुल आप अपनी भाषा में बात कर सकते हो, आप जो कपड़े इत्यादि हैं वो आप पहन सकते हो, ठीक है। आपके यहाँ के जो लोग हैं इनको हम अपनी संसद में बुलाएंगे, यानी कि इलेक्शन होंगे तो यहाँ पर भी अलग अलग सीटें बनाई जाएंगी, आपको स्कूल में भी डाला जाएगा। आप खुद सोच लिए फॉर एग्जाम्पल हम किसी देश के रहने वाले अगर कोई हमको ये बोलते कि तुम अपनी जो भाषा है तुम्हारी उसको मत बोलो, ठीक है, तो हम भी ऑब्वियसली बात है विरोध करेंगे। जो हमारे पारंपरिक पहनावा अगर उसको हम नहीं पहनेंगे, हम स्कूल को जो है सब टर्किश लोगों के लिए स्कूल खुले होंगे और कुर्दिश लोग जो उसी देश में रह रहे हैं उनके लिए स्कूल नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली बात वो लोग विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद 2003 में टर्किश गवर्नमेंट के बीच में और कुर्दिश पॉपुलेशन के बीच में एक पीस एग्रीमेंट यहाँ पर होता है, लेकिन वो भी ज़्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि जब इस एरिया में, ठीक है, जब ये जो एरिया था आपको सीरिया में जब गृह युद्ध की यहाँ पर शुरुआत होती है, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के जो नेता जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो कहाँ जाते हैं, सीरिया में जाते हैं। तो सीरिया में अगर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है टर्की भी पीछे पीछे वहीं पर आएगा, क्योंकि टर्की के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर सीरिया में उसके रिवॉल्यूशंस आते हैं तो टर्की भी ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर जाएगा। और टर्की बाकायदा एक यहाँ पर बफर जोन क्रिएट करता है। टर्की का सिंपली एक प्रोस्पेक्टस ये था कि सीरिया का जो ये वाला एरिया आप देख पा रहे होंगे ना, इसमें जो सीरिया में ये जो हरा ग्रीन वाला एरिया है ये जो है कुर्दिश पॉपुलेशन का एरिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो ये पूरा एरिया आप ग्रीन कलर में देख पा रहे होंगे ये है कुर्दिश पॉपुलेशन का एरिया। और ये वाला जो एरिया है बशर अल असद की जो गवर्नमेंट जहाँ पर चलती है वो वाला एरिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा सा नारंगी कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पर टर्की ने एक तरह से बशर अल असद के साथ यहाँ पर सेटलमेंट किया कि आप एक काम करो ना, यहाँ पर हमको एक बफर जोन दो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास का, 30 किलोमीटर का यहाँ पे और 30 किलोमीटर का यहाँ पे, ताकि यहाँ के जो कुर्दिश नेशनल्स हैं जो यहाँ पर लड़ रहे हैं सीरिया में, ये टर्की भाग करके ना आ जाएं जब आप इन पर अटैक करोगे। क्योंकि अगर टर्की भाग के आ जाएंगे तो हमारे यहाँ पर भी ये सब करेंगे। और बाकायदा यहाँ पर जो सीरिया में कुर्दिश पॉपुलेशन के साथ जो भी हो रहा है उसमें टर्की का भी कहना है कि ये जो एक काम करो, यहाँ से इनके साथ बाउंड्री हमारी है, यहाँ से इनको हम घेरते हैं और सीरिया से इनको तुम घेरो और इनको यहाँ पर मारते हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ कुर्दिश पॉपुलेशन के साथ यहाँ पर चल रहा है। सीरिया और टर्की ये दो देश में कुर्दिश पॉपुलेशन के साथ आज भी बहुत बड़ी तादाद में अत्याचार हो रहे हैं और यहाँ पर एक संगठित कुर्दिस्तान की मांग बहुत लंबे समय से है और आने वाले समय में भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मांग जोर पकड़ेगी। और अगर एक संगठित कुर्दिस्तान बनता है तो आप देखेंगे कि टर्की का इतना लंबा चौड़ा हिस्सा चला जाएगा जो भारत के लिए जियो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर एक नया देश कुर्दिस्तान बनता है तो यहाँ पर आप देखेंगे ना जितने भी इंडिया के वर्कर्स इन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑयल इंडस्ट्रीज़ का जो हब है ना, जो खास तौर पर जो इराक है, इराक में जो ऑयल इंडस्ट्री का हब है वो यही वाला एरिया, यहीं पर जो है तेल के कुएं पाए जाते हैं और यहीं पर इंडियंस जो है जॉब करते हैं और यहाँ से भारत में बहुत बड़ी तादाद में रेमिटेंस आता है। तो सीधी सी बात है आज की डेट में सबसे बड़ा ताकतवर कौन होगा, जिसके पास ऑयल और नेचुरल गैस होगी, ठीक है। तो अगर इस एरिया में कुर्दिस्तान बनता है तो आप देखेंगे कि रातों रात यहाँ के जो लोग हैं ना ये बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, क्योंकि ये जो रीजन है ना ये ऑयल और नेचुरल गैस का एक हब है और यहाँ से इतनी बड़ी तादाद में नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है, ऑयल प्रोड्यूस होता है कि अगर कुर्दिस्तान नाम का एक नया कंट्री बनता है तो ये कंट्री बहुत ही अमीर होगा। हालांकि इसको अपने पड़ोसियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंट्री बनता है तो ये क्या होगा, पूरी तरह से लैंड लॉक्ड होगा और अगर इसको ट्रेड करना है तो सीधी सी बात है समुद्र से इनको एक्सेस चाहिए होगा और ऊपर पे ब्लैक सी में भी अगर जाना है तो या तो टर्की का सपोर्ट चाहिए होगा या फिर आर्मेनिया का सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो यही सब कुछ चल रहा है। अब जो संगठित कुर्दिस्तान की मांग है, भले ही भारत इसको सपोर्ट ना करे, लेकिन भारत को डेफिनेटली टर्की को सबक सिखाने के लिए, जब ये टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करता है कश्मीर इशू पर, तो भारत को भी टर्की को सबक सिखाने के लिए अब कुर्दिस्तान की मांग का सपोर्ट भले ना करे, लेकिन टर्की अपने यहाँ पर कुर्दिश पॉपुलेशन के साथ क्या कर रहा है इसको जोरों शोरों से भारत को भी उठाना चाहिए। आज तक आपको पता होगा कि जब भी टर्की कश्मीर इशू को उठाता है तो भारत के पास केवल साइप्रस का ही इशू होता है, लेकिन अब भारत सरकार भी अपनी नीतियों को बदल रही है और टर्की जब कभी भी कुर्दिश पॉपुलेशन के खिलाफ कुछ भी करता है तो भारत का जो
न्यूज़ आउटलेट्स हैं, बहुत ही प्रमुखता से इन खबरों को प्रकाशित करते हैं। यूएस भी प्रकाशित करता है और भारत जो है इसका विरोध करना भारत ने भी शुरू कर दिया टर्की का। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो कुर्दिस्तान वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। इस मामले को लेकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।